हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछली क्लास में हमने आहार और पोषण स्टार्ट किया था और उसमें हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट मैंने 3 प्रकार के बताए थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात करूँ तो उसमें 3 आते हैं, उसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। डाइसेकेराइड की बात करूँ तो उसमें लैक्टोज, माल्टोज और अपने सुक्रोज आता है। और पॉलीसेकेराइड की बात करूँ तो उसमें आता है अपना स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन्स। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ा सा और बाकी रह गया था, उसे मैं आज कंप्लीट करता हूँ। इसमें सबसे पहले ये देखते हैं शर्करा। हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे तो शर्करा को कैसे भूल जाएंगे। तो सबसे पहले शर्करा देखते हैं। शर्करा 2 प्रकार की होती है, एक तो अपचायक और एक अनअपचायक। शर्करा 2 प्रकार की होगी, कौन कौन सी? एक तो अपचायक और एक अनअपचायक। अपचायक में कौन कौन सी शर्करा आएगी दोस्तों? सारी मोनोसैकेराइड शर्करा है, सारी मोनोसैकेराइड इसमें आएगी। और डाइसैकेराइड में से एक तो लैक्टोज और दूसरा माल्टोज, डाइस इसमें अनअपचायक शर्करा इसमें आएगा। तीसरी बात करेंगे अनअपचायक शर्करा की, तो उसमें कौन कौन से आएगा? उसमें एक ही बच गया, सुक्रोज। सुक्रोज इसमें आएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो एसएससी पूछती है, अभी जब डीप जाएगी एसएससी, उसने एग्जामिनर थोड़ा डीप जाएगा तो वो एक क्वेश्चन पूछता है कि बेनेडिक्ट विलियन या फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन या फेलिंग विलियन किस काम आता है? तो आप इस तरह ध्यान सकते हो। देखो, कॉपर +2 धन आयन का, कॉपर +2 धन आयन का क्या होता है? ये विलियन होता है, ठीक है। ये कौन सा विलियन होता है? नीले कलर का होता है। कॉपर कौन से कलर का होता है? नीले कलर का। तो ये भी कौन से? नीले कलर का होता है। अब ये बेनेडिक्ट विलियन है, फेलिंग विलियन से ये पता करते हैं कि शर्करा अपचायक है या अनपचायक है। तो मैं अपचायक शर्करा को डालूंगा, अपचायक शर्करा को इस विलियन में डाल दूंगा तो एक धन आयन निकल जाएगा और एक कॉपर प्लस में 1 बचेगा, ठीक है। अब ये कॉपर प्लस में 1 बचा और इस विलियन का रंग भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका रंग भूरा या नीला हो जाएगा, ठीक है। तो अनअपचायक शर्करा को जानने के लिए कौन से विलियन का उपयोग करते हैं? बेनेडिक्ट विलियन या फेलिंग विलियन का यूज करते हैं, जिसमें नीले से भूरा या हरा, भूरा या हरे रंग में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इससे अनअपचायक और अपचायक शर्करा के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज देखते हैं, निर्जलीकरण किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। चलो अभी लगे हाथ ही। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किससे जुड़े होते हैं? मैंने कल बताया था, ग्लूकोज और ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र हो गया C6H12O6। इस ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया? C6H12O6। अब ये दोनों ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ेंगे। अब निर्जलीकरण की क्रिया होगी, निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन की क्रिया होगी। उसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन यानी पानी का अणु बाहर निकलेगा। ये पानी का अणु बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। पानी का अणु बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। एक पानी का अणु बाहर निकाल दिया। अब क्या बनेगा? C12 जोड़ेंगे तो 6 हो गए। प्लस में यहाँ पर मैंने 2 अणु देखे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु बाहर निकाले हुए हैं। तो 12 24 में 2 कम किया तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? हाइड्रोजन के 22 अणु बचेंगे। और प्लस में ऑक्सीजन के कितने अणु निकाला मैंने? 1 अणु निकल गया ऑक्सीजन के, तो कितना बच गया? O11, ठीक है। ये माल्टोज का सूत्र है, ठीक है। ये कौन से कहलाएगा? माल्टोज कहलाएगा। और यह क्रिया क्या कहलाएगी? निर्जलीकरण क्रिया कहलाएगी। एक हम अभी लगे हाथ तो डायबिटीज के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। डायबिटीज क्या है, फिर हम वसा की ओर बढ़ेंगे। डायबिटीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उस सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायबिटीज सबसे ज्यादा बीमारी, भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नॉलेज भी आ जाएगी और क्वेश्चन आ जाएंगे। बात करेंगे डायबिटीज की, ठीक है। डायबिटीज कैसे होती है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, पादपों में है ना, पादपों में भोजन का संचय होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, पादपों में भोजन का संचय होता है। पादपों में भोजन का संचय, पादपों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है।
और मनुष्य में भोजन का संचय किस रूप में होता है? मनुष्य में भोजन का संचय होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कि पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में करेंगे हम, और मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब सुनिए आगे, देखिए आपने मिठाई खाई है खूब धपाके, खूब सारी मिठाई खाई है, ठीक है। उस मिठाइयों में क्या होती है? शर्करा होती है, ठीक है। अब आपके आहार नाल में गई और ये शर्करा का पोषण होकर ग्लूकोज के अणु के रूप में पहुंच जाएगी, ठीक है। आपने सुक्रोज खाया, सुक्रोज किस रूप में पहुंच गया? ग्लूकोज के रूप में पहुंच गया, 6H12O6 के रूप में। अब ये क्या होगा? शर्करा की मात्रा कभी कभी है ना, जितनी जरूरत होती है शरीर को उतनी तो रक्त ले जाएगा, ठीक है। मैं पेन भी चेंज कर रहा हूँ। अब जितनी जरूरत होगी शर्करा की वो तो ले जाएगा रक्त, लेकिन आपने ज्यादा खाई है, ठीक है, वो ले जाएगा रक्त। अब आपने क्या कही? ये ज्यादा शर्करा खा ले ली है शरीर में, तो वो रक्त क्या करेगा? अभी शर्करा का स्टोरेज रक्त नहीं लेके जाएगा वो, और शर्करा का स्टोरेज हो जाएगा। अभी शर्करा का स्टोरेज होगा, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में, ठीक है। अच्छा, किसकी उपस्थिति में हो रहा है? इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में हो रहा है। किस रूप में हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा है, ठीक है। शर्करा का ग्लाइकोजन के रूप में हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो रही है शर्करा, ये हो रही है संचित, संचित फूड भी बोलते हैं इसे, संचित भोजन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में शर्करा का ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है? संचय होता है। अब ये ग्लाइकोजन के, अब भी देखिए एक शब्द आता है जेनेसिस, एक शब्द होता है जेनेसिस। जेनेसिस का अर्थ होता है किसी चीज का निर्माण करना, ठीक है। अब निर्माण किसका हो रहा है? ग्लाइकोजन का, ठीक है। इसे बोल देंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। शर्करा का ग्लाइकोजन के रूप में इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में निर्माण होना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अब ठीक है, अब कभी कभी आपने क्या हुआ? खाना नहीं खाया पर ऊर्जा तो खर्च होती है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं क्या खाना खाऊं नहीं खाऊं, ऊर्जा तो खर्च होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये ऊर्जा खर्च होगी, ठीक है। मैंने व्रत किया हुआ है, चलो आज मेरी ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है। ऊर्जा तो खर्च होगी, तो मेरी ऊर्जा ऊर्जा कैसे मिलेगी मेरे को? मैंने खाने नहीं खाए, तो ये ग्लाइकोजन स्टोर है ना, ये टूटेगा। अब ये टूटना क्या कहलाता है? एक लाइसिस शब्द पढ़ाया था मैंने, लाइसोसोम की टाइम लाइसिस पढ़ाया था। लाइसिस का अर्थ होता है तोड़ना, अपघटन कर देना किसी चीज का। तो ये अपघटित हो जाएगी ग्लाइकोजन, इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किस हार्मोन की उपस्थिति में होगा ये अपघटन? ये ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में, ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में क्या होगा? ये ग्लूकागोन हार्मोन की उपस्थिति में ये ग्लाइकोजन क्या होगा? टूट के शर्करा के रूप में वापस चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगी। ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं दोस्तों? ग्लाइकोलाइसिस होगा ग्लाइकोजन का टूटकर शर्करा के रूप में वापस, शर्करा के रूप में हो जाना वापस, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। किस हार्मोन की उपस्थिति में होगा? ये पूछ जाएगा, ग्लाइकोगोन हार्मोन की उपस्थिति में होगा। और शर्करा का स्टोरेज ग्लाइकोजन के रूप में होता है, संचय। शर्करा ज्यादा हो गई तो किसके रूप में इकट्ठी होगी? ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठी होगी, और यही क्रिया क्या कहलाएगी? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगी। किस हार्मोन की उपस्थिति में होगी? ये इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में होगी, ये याद रखना। अब डायबिटीज कैसे होती है? अब डायबिटीज कैसे होगी ये बताते हैं, चलो। कभी कभी क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। अब इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होते ही क्या होता है? ये शर्करा का संचय नहीं होगा ग्लाइकोजन हार्मोन के रूप में। अब जिससे क्या होगी? रक्त में क्या होगी? शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा की मात्रा, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है? इससे डायबिटीज, इसे भी डायबिटीज बोलते हैं। शर्करा रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? क्या डायबिटीज कहलाता है। इसलिए इंसुलिन हार्मोन दिए जाते हैं जिस डायबिटीज के मरीज को। दोस्तों इतना खूब है मेरे हिसाब से कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब चलते हैं वसा के ऊपर। अगला अपना टॉपिक है वसा। अब ये याद रखना, पादपों में संचय होगा किसका? भोजन का, स्टार्च के रूप में। और मनुष्य में किसके रूप में होगा? अब
ग्लाइकोजन के रूप में होगा। ठीक है, अब वसा की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है अपना वसा। वसा जिसे लिपिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये चर्बी भी बोलते हैं। ठीक है, चर्बी बोल लीजिए आप। ठीक है, अब वसा की पहचान कैसे होती है? वसा की पहचान होती है अपने चिकनाई युक्त जो भी पदार्थ होते हैं ना, वो वसा होती है। इतने याद रखना। सामान्यतः है चिकनाई युक्त पदार्थ क्या होते हैं? चिकनाई युक्त पदार्थ सामान्यतः चर्बी या वसा कहलाते हैं। पहली बात। दूसरी बात मैंने बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही क्या कर देते हैं? ऊर्जा देते हैं। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा ही देती है। ऊर्जा देगी, कितनी देगी ऊर्जा? ये ऊर्जा देती है 9.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी ऊर्जा देगी? सामान्यतः चिकनाई युक्त होती है, ऊर्जा देती है 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये किस किस में पाई जाएगी? दोस्तों एक चीज और ध्यान लीजिए, ये जल में अघुलनशील होती है। जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। पर ये कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होती है। कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, है ना, डीजल हो गया, सब कार्बनिक पदार्थ हो गए। ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें क्या है? ये घुलनशील होती है। अब आप कहोगे जल में अघुलनशील है, मैं कि हाँ जल में अघुलनशील है, पर कभी कभी जबरदस्ती भी घोल देते हैं, यानी कि कभी कभी पानी के अंदर वो तेल मिला देते हैं। उससे क्या होता है? वो बूंदे बूंदे बन जाती है तेल की। अब इसे क्या बोलते हैं? अगर जल में है ना, वसा को जल में मिला देंगे तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण, इस क्रिया क्या बोलेंगे? जल, वसा को जल में मिला देंगे ना तो उसे इमल्सीकरण करते हैं। वसा क्या होती है? जल में तो अघुलनशील होती है, तो वो बूंदे 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 के रूप में अपन को परत के रूप में दिखती है। बूंदे बूंदे दिखती है हर जगह पानी के ऊपर, इसे इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, अब पाई किस किस में जाएगी? अब पानी की बात करें तो पाई किस में इसमें जाएगी, है ना, ये पाई जाएगी अपने उपस्थित किस किस में होगी? किस किस के रूप में, किस किस स्रोतों में मिलेंगी? एक तो घी में मिलेगी अपने वसा, घी से प्राप्त होती है। तेल से प्राप्त होती है, तेल में पाई जाएगी। ठीक है, और किस में पाई जाएगी? जैतून का तेल हो गया, तेल बेसिकली सभी जैतून का तेल हो गया, मछली का तेल हो गया, मक्खन हो गया, घी, मक्खन, ये सब में पाई जाएगी। ठीक है, एक कैरोटीन गाजर में पाई जाती है, कैरोटीन इसमें भी पाई जाएगी। ठीक है, गाजर में जो कैरोटीन पाई जाती है उसमें भी क्या पाई जाएगी? वसा ही पाई जाती है। ठीक है, और अपने एक लाइकोपीन, लाइकोपीन में भी जो टमाटर में होता है, लाइकोपीन किस में होता है? टमाटर में होता है, उसमें भी पाई जाएगी। किस किस में पाई जाती है वसा? घी, तेल, जैतून का तेल, मछली, मक्खन, कैरोटीन, लाइकोपीन, टमाटर आदि इसमें पाई जाएगी। बेसिकली जो भी चिकनी युक्त पदार्थ होती है उसमें सब में वसा ही पाई जाती है। इस वसा ऊर्जा कितनी देती है? ये याद रखना है, 9.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम वसा ऊर्जा देती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा ही देती है, ये भी याद रखना आप। अब वसा क्या होती है? चिकनी होती है ना। इस ये देखिए, एक चीज देख लीजिए, वसा किस किस की बनी होगी? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बनी होती है। किस किस की बनी होती है वसा? कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बनी होती है ना दोस्तों। अब देखिए, ऑक्सीजन की बात करूं मैं, इसमें देखिए मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये वसा मिलती थी। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या है? ऑक्सीजन की कमी होती है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसमें बहुत कम ऑक्सीजन होती है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा। मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा बात कर रहा हूं मैं वसा में, तब कमी है किसकी? ऑक्सीजन की। अब ये ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या है? ये जल्दी से पचती नहीं। क्या होता है? इसका पाचन आसानी से नहीं होता। ये नॉन वेजिटेरियन चर्बी खाते हैं ना, वो उसका पाचन जल्दी से नहीं हो पाता, तो ये ध्यान रखना, इसका पाचन जल्दी से नहीं हो पाता। घी भी है ना, अब डायरेक्ट खाते हैं घी को भी, तो उसका भी पाचन नहीं हो पाता, वो उसके कैलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है ये किसमें? धमनियों से।
तो इसका पाचन करने के लिए शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, ये बना किस किस से होता है ये देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बनी किस किस से होती है। ठीक है, इसको पहले मिटाने जा रहा हूँ। अब बनी किस किस से होती है, ये निर्माण की बात करेंगे, निर्माण की, तो किस किस से बनी होती है दोस्तों। एक तो ये बनी होती है अपने ग्लिसरॉल से, प्लस में वसीय अम्ल। ठीक है, किस किस की बनी होती है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है कि वसा किस किस से बनी होती है, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल की। मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं इसकी परिभाषा, तो एक ग्लिसरॉल का अणु प्लस में 3 वसीय अम्ल मिलकर वसा का निर्माण करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ परिभाषा भी लिख देता हूँ आपके लिए। किस किस से बनी होती है, एक तो ग्लिसरॉल और एक वसीय अम्ल से। दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, आपको बता ही देते हैं कैसे। एक ग्लिसरॉल का सूत्र देखिए क्या होता है, CH2OH, CHOH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया, CH2OH, ये ग्लिसरॉल का सूत्र हो गया। अब मैंने क्या बोला, 3 वसीय अम्ल। देखिए वसीय अम्ल की बात करता हूँ, ये अम्ल होता है, देख एक वो अम्ल होता है CH3, एसिटिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल को जानते होंगे आप, एसिटिक अम्ल की वो क्या होता है सूत्र, CH3COOH। मैं एथेन को निकाल दूंगा यहाँ से, और ये केवल ये इस ग्रुप को ले लूंगा, तो 3 किसके, वसीय अम्ल के। ये हो गया वसीय अम्ल अपना HOOC। ठीक है, इसके साथ एक एक समूह जोड़ दूंगा, HOOCR2, HOOCR3। ठीक है, एक समूह भी जोड़ दिया। अब मैंने रिएक्शन कराऊंगा, मैं इनके बीच में रिएक्शन कराऊंगा, तो क्या मिलेगा अपन को, ये देखते हैं। ठीक है, पेन चेंज करता हूँ मैं। देखिए मैंने क्या बताया था, वो गिल्स अपने, मैंने कार्बोहाइड्रेट में बताया था कि पानी निकल रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए पानी निकालना है, 3 अणु पानी के निकालने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, अपन को क्या करना है, पानी निकालना है बस। तो ये देखिए, ओ एक तो ये निकल गया OH, ये निकल गया OH, ये निकल गया, एक हाइड्रोजन। अम्ल क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा भी क्या होती है, हाइड्रोजन आयन जो देते हैं वो अम्ल होते हैं, तो ये अम्ल है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो 3 अणु निकल गए किसके, ये मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ 3 अणु, 3H2O किसके निकले, पानी के, जल के। ठीक है, अब मैं रिएक्शन कराऊंगा, अब जोड़ूंगा तो कितने बचेंगे, एक तो ये देखिए ये CH2 ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है, CH2 आ गया। अब यह क्या बच गया, O, एक कार्बन, डबल ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, समूह जुड़ गया एक। ठीक है, यहाँ पर C, ऐसे ही जोड़ देंगे सबको, R2, ये CH2O, ये R3। ठीक है, ये जो बंद दिख रहे हैं आपको, ये जो आपको तीनों बंद दिख रहे हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं एस्टर बंद। और ये वसा है, वसा, ये हो गई वसा, ये हो गई वसीय अम्ल, और ये हो गया ग्लिसरॉल अपना। ठीक है, तो एक ग्लिसरॉल का अणु 3 वसीय अम्ल के अणु से जुड़ते हैं, इसके बाद में क्या बनती है, वसा का निर्माण होता है, जिसमें हर 3 किसके, जल के अणु बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बोला था कल कि ग्लूकोज और ग्लूकोज किससे बने होते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज किससे जुड़े होते हैं, किस बंध से, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। और यहाँ पर ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल किससे जुड़े होते हैं, एस्टर बंध के द्वारा, यहाँ पर एस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना कि ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल किससे जुड़े होते हैं, एस्टर बंध के द्वारा। और ग्लूकोज और ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट की बात है, वो किससे जुड़े होते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। चलो दोस्तों इसे मिटाता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों वसा के किस किस से निर्माण होता है, एक तो ग्लिसरॉल और एक वसीय अम्लों से। अब वसा कितने प्रकार की होती है ये देखते हैं।
वसा होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सरल वसा, ठीक है, एक संयुग्मित वसा, तीसरी व्युत्पन्न वसा। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी वसा होगी? सरल वसा, संयुग्मित वसा और व्युत्पन्न वसा। अब सरल वसा की बात करूं, ये भी 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो संतृप्त वसा, दूसरी असंतृप्त वसा। कौन कौन सी वसा होगी? संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा सैचुरेटेड लिपिड और अनसैचुरेटेड लिपिड। ठीक है, अब संतृप्त वसा कौन सी वसा होगी? देखिए दोस्तों, एक कार्बन और कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाएगा, तो वो होगी संतृप्त वसा। और असंतृप्त वसा होगी जो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध पाया जाएगा, द्विबंध पाया जाएगा, तो वो होगी असंतृप्त वसा। तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या? एक बंध पाया जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? एक बंध पाया जाएगा। और यह कमरे के तापमान पर क्या होगी? ये ठोस अवस्था में पाई जाएगी। ठोस अवस्था में पाई जाती क्या होती है? कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाता है और यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मैं असंतृप्त वसा की बात करूं तो ये क्या होगा? कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? द्विबंध। कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जिसे कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा उसे बोलेंगे असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड लिपिड। और कमरे के तापमान पे क्या होगा? द्रव अवस्था में होगा। कमरे का तापमान यानी ये वाला तापमान, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो उस तापमान को कमरे का तापमान बोलते हैं, चाहे वो 40 का हो 42 का होगा। कमरे के तापमान पे क्या होगा? कमरे के तापमान पर यह द्रव अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, कमरे के तापमान पे क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करूंगा मैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं। तो कमरे के तापमान पर ठोस कौन होती है? सिंपल सी बात, आप ये याद रखो, आपके घर रसोई में क्या चीज़ रखी हो कमरे के तापमान पर ठोस? तो घी रखी होती है, घी होता है, मक्खन होता है, ठीक है, और क्या होती है? चर्बी। इसमें आएगा, चर्बी भी आएगी। इसमें बात करूँ असंतृप्त वसा में, तो कमरे के तापमान पे वो द्रव अवस्था में कौन होता है? तो तेल होते हैं सारे, तेल हो गया, ठीक है। और क्या होगा? और जैसे तेल में जैतून का तेल भी ले लो, है ना, मछली का तेल भी ले लो, मछली का तेल ले लो, जैतून का तेल ले लो, है ना। तो जितने भी तेल होते हैं ये सब किस में आएंगे? असंतृप्त वसा में आएंगे। ठीक है दोस्तों, असंतृप्त वसा का संतृप्त वसा में चेंज करना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो, देखो, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। संतृप्त वसा का संतृप्त वसा में चेंज करना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण दूंगा तो वनस्पति घी होता है ना, डालडा घी, वो इसमें आएगा। अब मैं संयुग्मित वसा की बात करूं तो क्या होगा? सरल वसा, सरल वसा और क्रियात्मक समूह, सरल वसा और क्रियात्मक समूह मिल जाएंगे तो क्या बनता है? संयुग्मित वसा बनेगी। इतना ही ध्यान रखना आप, किसमें? सरल वसा और क्रियात्मक समूह। जैसे लिपोप्रोटीन हो गई, ठीक है, लिपिड के साथ प्रोटीन मिलती है तो लिपोप्रोटीन, ये कौन सी वसा होगी? संयुग्मित वसा होगी। एक फास्फोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड, यानी कि लिपिड के साथ फास्फोरस मिलता है तो वो फास्फोलिपिड हो गया। ये कौन सी वसा हो गई? संयुग्मित वसा हो गई। व्युत्पन्न वसा की बात करूं तो व्युत्पन्न वसा क्या होगी? सरल वसा और संयुग्मित वसा का अपघटन करने पर कौन सी वसा मिलती है?
व्युत्पन्न वसा मिलती है। कौन सी वसा? सरल वसा और संयुग्मित वसा है ना, उसको दोनों को तोड़ दो तो आपको कौन सी वसा मिल जाएगी? व्युत्पन्न वसा मिल जाएगी। और संयुग्मित वसा की बात करो तो सरल वसा होती है इसमें, और सरल वसा को और क्रियात्मक समूह का मिक्सर करा दोगे तो संयुग्मित वसा मिलेगी। इसमें जैसे आपको लिपिड के साथ प्रोटीन मिलाएंगे उसे लिपोप्रोटीन हो गई, लिपिड के साथ फास्फोरस मिलाएंगे तो फास्फोलिपिड। ये कौन सी वसा हो गई? संयुग्मित वसा के एग्जाम्पल्स हो गए। सरल वसा की बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध पाया जाता है, यह कमरे के तापमान पर क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। घी, मक्खन, चर्बी ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण, असंतृप्त के उदाहरण सॉरी। असंतृप्त की बात करूंगा तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध पाया जाएगा और कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाएगी। तेल, जैतून का तेल, मछली का तेल, ये सब इसके उदाहरण है। दोस्तों मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर, संयुग्मित वसा और व्युत्पन्न वसा से इतने क्वेश्चन नहीं आते, सरल वसा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। इसे मैं मिटाता हूँ पहले। अब हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, सरल वसा में। अब हाइड्रोजनीकरण क्या कहलाता है? असंतृप्त वसा का, यानी असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूंगा तो डालडा घी होता है, डालडा घी जिसे वनस्पति तेल भी बोलते हैं। वनस्पति तेल किसका उदाहरण? वनस्पति घी, सॉरी, वनस्पति घी किसका उदाहरण होता है? सरल वसा का, इसका हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण है। ठीक है, अब आप ये देखोगे ना कि वनस्पति घी सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि असंतृप्त वसा होती है, तेल होती है, तेल से क्या बना देते हैं? घी बना देते हैं, इसलिए ये सरल वसा होती है। ठीक है, अब सरल वसा के उदाहरण की बात करूंगा मैं, तो उदाहरण कौन कौन से? ये तेल हो गए, घी हो गए, ठीक है, तेल, घी, जैतून का तेल, ये सब तो आपने देख लिया। चर्बी हो गई, एक कान के अंदर मेल होता है ना, कान की मोम, जिसे हम कान का क्या बोलते हैं? सिरोमिन्स नाम है। ठीक है, कान की मेल या कान के मोम हो गया। इसका किसका उदाहरण? सरल वसा का उदाहरण है। और पक्षियों के अंदर या जंतुओं में ये क्या होता है? फर पर है ना मोम पाई जाती है, वो भी इसका उदाहरण है, उसे बोलते हैं लिनोनिन। क्या बोलेंगे उसे? लिनोनिन, जो भी किसका उदाहरण है? लिनोनिन भी सरल वसा का ही उदाहरण है ना दोस्तों। चलो इसमें इतना ही, एक साबुनीकरण भी देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं अपन। साबुनीकरण क्या होता है? साबुनीकरण क्या होता है दोस्तों? साबुनीकरण होता है दोस्तों वसा के साथ अगर सार मिला देना तो साबुन का निर्माण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? साबुनीकरण बोलते हैं। सार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका मिक्सर को क्या बोलेंगे? सार बोलेंगे। ठीक है, साबुनीकरण हो गया, वसा और सार के मिक्सर को साबुनीकरण कहते हैं। और मैंने सरल वसा भी बता दी। संतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदलना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा। वनस्पति की इसका उदाहरण है। और मैं सरल वसा की बात करूंगा तो कान की मोम, सिरोमिन्स, और पक्षियों में, जंतुओं में फर पाई जाती है, लिनोनिन, वो भी सरल वसा का उदाहरण है। और मधुमक्खी का छत्ता होता है, एक और लिख दीजिए, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मोम। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मोम किसका उदाहरण है? सरल वसा का उदाहरण है। दोस्तों वसा में आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो विजय क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।